हेलो मेरे दोस्त, जैसा कि वादे के मुताबिक मैं आशुतोष कुमार आप लोगों के बीच आज वास्तविक संख्या का वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने 10वीं क्लास का जो सिलेबस एनालिसिस का वीडियो था उसको अपलोड कर चुका हूं, जिसका मुझे आप लोगों से जो उम्मीद था वो मिला है। और इसी कड़ी में मैं आगे आपके बीच वास्तविक संख्या का लेक्चर लेके आया हूं। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, अभी नवरात्र का समय चल रहा है। मैं माता रानी से आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि माता रानी आपको इतना आशीष दे कि आप 2026 में होने वाले बोर्ड की परीक्षा में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सके। चलिए मैं सीधे आपको ले चलता हूं वास्तविक संख्या की ओर। इसमें मैं आज वास्तविक संख्या का जो एनसीईआरटी का किताब है उसके अनुसार मैं 1.1 प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करवाऊंगा। उसमें उदाहरण का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं साथ में करवाऊंगा, क्योंकि अक्सर आदमी को देखते हैं स्टूडेंट को कि वो एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज बनाते हैं, जिससे एक्सरसाइज बनाने में भी उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी बोर्ड में क्या होता है कि उदाहरण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए हमें उदाहरण भी बनाना चाहिए। उसके बाद जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो मैं आपको ले चलता हूं वास्तविक संख्या की ओर। आखिर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और उससे जुड़ी प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए मैं आज का जो है थंबनेल है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। देखिए, अब बकलोल भी समझेगा। क्यों? क्योंकि जो बकलोल कहने का यहाँ ये तात्पर्य है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जिसको गणित से डर लगता है उसको भी अब ये चैप्टर समझ में आएगा, अब मैथ समझ में आएगा। क्योंकि अब आपके साथ CS ऑनलाइन एकेडमी है और CS ऑनलाइन एकेडमी फाउंडर नवीन सर के माध्यम से हम लोग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो अब बकलोल से बकलोल भी समझेगा। चलिए देखते हैं कैसे समझेगा, और समझाने की कड़ी में मैं आगे आपको ले चलता हूं। इस रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का विषय सूची, प्रस्तावना है, वास्तविक संख्या है, भूमिका है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, प्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है, उसके बाद सारांश है। आज हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय तक पढ़ेंगे और प्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण ये मैं अगली वीडियो में आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। इस वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है इसको मैं 2 भाग में कंप्लीट करूंगा। पहला भाग आज है और इसके बाद बहुत जल्द ही दूसरा भाग लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 को सॉल्व करवाऊंगा। चलिए देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये है हमारा किताब का। अब हम आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सके वास्तविक संख्या कहते हैं। मान लीजिए ये है संख्या रेखा, यहां पर 0 होता है बीच में, इधर 1 2 3 4 5 आगे इसी तरह से चलता रहता है। इधर होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन।
तो इस संख्या रेखा पर जितना भी नंबर को दर्शाया जाता है सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। इस वास्तविक संख्या को हम आगे कैटेगराइज करेंगे, यानी इसका प्रकार देखेंगे तो इसमें दो प्रकार हो जाता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अभी हम इस वीडियो में अपरिमेय संख्या पर नहीं जाएंगे, अपरिमेय संख्या का मेरा अगला वीडियो होगा। इसमें मैं आपको वास्तविक संख्या से जुड़ी हुई जो कॉमन चीजें हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। इस रेखा पर जो जितना भी नंबर दर्शाया जा सके तो उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सर दशमलव वाला संख्या कहाँ है, मान लीजिए 2.3 कहाँ है, 2.3 कहाँ है, तो 2 और 3 के बीच में यहां पर 2.3 होगा, यहां पर जो है 2.3 होगा। इसी तरह से आगे 2 और 3 के बीच में आने वाले जो भी संख्या है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, ये 2 और 3 के बीच में ये लाया करता है इस इंटरवल में। तो आशा करता हूं कि आपको वास्तविक संख्या समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आगे मैं चलता हूं। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम जो है, इसको मैं आपको बता रहा हूं कि इसको क्या किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, देखिए ये क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 9 है, उसको मैं 2 से विभाजित करना चाहता हूं। कितना बार में जाएगा? 4 बार में। शेषफल कितना बचेगा? 1। अब देखिए कहने का मतलब है कि 9 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2 प्लस 1। अब आपको मैं इस सिंपल से उदाहरण से आपको मैं यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसको बता रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कोई संख्या a है और एक संख्या b है जिससे a को डिवाइड किया गया है, जिससे a को विभाजित किया जाता है। तो हमारे पास जो शेषफल आता है वो r बचता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं a बराबर b q प्लस r। यहां पर q जो है, q का मतलब होता है भागफल। q जो है वो भागफल है। q को इसलिए q भागफल को q से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि q का मतलब होता है कोशिएंट। कोशिएंट ये हो गया कोशिएंट। कोशिएंट को हम q से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पर देखिए ये मेरा a का मान हो गया, ये मेरा b हो गया, ये मेरा q हो गया और ये मेरा r हो गया। तो a को जब हम b से भाग दिए, यानी a को जब हम b से भाग दिए, इस a को इस b से डिवाइड किए, तो मेरे पास जो भागफल आया वो q आया और जो रिमाइंडर आया वो r आया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर को a बराबर बी क्यू प्लस r। देखिए कहने का मतलब है यदि हमारे पास कोई नंबर a है, उसको b से डिवाइड किए तो कोशिएंट q आया, भागफल q आया और शेषफल r आया, तो हम a को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस r। एक यहां दिलचस्प बात यह है, आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि r का मान जो है, r का मान हमेशा b से छोटा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे हम 9 को 2 से डिवाइड किए तो 4 बार में जाएगा, 8 आया, यहां पर 1 आया, यानी ये है मेरा r। ये r जो है, इस r का मान हमेशा इस b से छोटा आएगा। ये जो मेरा b है, इस b से इस r का मान छोटा आएगा।
अगर b का मान 2 है तो देखिए r का मान 1 है। अगर हम b का मान 4 लेते हैं, किसी संख्या को 4 से विभाजित करते हैं, तो r का मान 4 से छोटा आएगा, यानी 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 कभी नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम b का मान 8 लेते हैं, यानी किसी संख्या को 8 से विभाजित करते हैं, तो मेरा जो r का मान आएगा वो 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। यानी शेषफल का मान हमेशा जो है विभाजित करने वाली संख्या से छोटा होगा। यही बात यूक्लिड साहब पहले बताए थे, इसीलिए इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। यानी अगर a कोई नंबर है तो a बराबर हम लिखेंगे BQ प्लस R, और जहां पर R इज लेस देन किससे, B से। समझ में आया बात? आगे चलिए, आगे आपको ले चलता हूं। एक है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इसका मतलब है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और वह गुणनफल उस संख्या के लिए यूनिक होगा। यानी एक संख्या को, एक भाज्य संख्या को एक ही प्रकार के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं, उसका दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड के का प्रोडक्ट नहीं होगा। यानी एक भाज्य संख्या को जो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, वो यूनिक होगा। ये इसका अर्थ हुआ। देखते हैं कि कैसे यूनिक होगा, उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, मेरे पास मान लीजिए एक नंबर 15 है। ये 15 भाज्य संख्या है। 15 क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड हो। जिस संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड हो, अधिक से अधिक ज्यादा गुणनखंड हो सकता है। जिस संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड हो। अब गुणनखंड किसको कहते हैं? इसको देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है
वह संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करता हो। जैसे देखिए, अगर हम 15 के गुणनखंड की बात करें तो 15 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा? देखिए, 15 को भाग करने वाला संख्या एक होगा, दूसरा संख्या 3 होगा, तीसरा संख्या 5 होगा और चौथा संख्या 15 होगा। देखिए क्या गो गुणनखंड हो गया? 1 2 3 4, यानी कम से कम अगर 3 गुणनखंड हो गया तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 15 का यहाँ पर क्या गो गुणनखंड है? 1 2 3 और 4 गुणनखंड हो गया। इस तरह से 15 क्या हुआ? भाज्य संख्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में ये बात बताया जाता है कि अगर 15 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका हम अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 से लगेगा 5 बार में लगेगा, फिर 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ 1 बार में खत्म हो जाएगा। यानी 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 1, सॉरी 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब देखिए यहाँ पर 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं वो संख्या और दूसरा 1। तो देखिए 3 का केवल 2 गुणनखंड होगा, एक 3 और एक 1। 5 का यानी 5 का फिर केवल 2 गुणनखंड होगा, पहला 1 और दूसरा 5। यानी 5 को विभाजित करने वाला इस संसार में केवल 2 ही नंबर है, वो है 1 और 5 स्वयं। 3 को विभाजित करने वाला केवल 2 नंबर है, एक है 3 और दूसरा 1। तो इस तरह से 3 और 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के प्रोडक्ट के रूप में, यानी 15 को हम जो है अभाज्य संख्या के प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हैं, और 15 को जो है अभाज्य संख्या के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं जैसे 3 गुने 5। तो इस तरह से और दूसरा कोई नंबर नहीं है जो 15 को उसके गुणनफल के रूप में लिख सके। इसलिए ये 3 और 5 जो है एक ही केवल तरीका है 15 को लिखने का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यानी किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। आइए फिर आगे क्वेश्चन है इस पर, वहां पर बात करते हैं। जैसे देखिए 1771 को हम 7 गुने 11 गुने 23 लिख सकते हैं। 53 13 को हम 3 गुने 7 गुने 11 गुने 23 लिख सकते हैं। 10,626 को 2 गुने 3 गुने 7 गुने 11 गुने 23 लिख सकते हैं। ये भाज्य संख्या है और ये सभी अभाज्य संख्या है। देखिए इसको हम वृक्ष फैक्टर कहते हैं। वृक्ष विधि से गुणनखंड निकालना, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, एक होता है वृक्ष विधि से। इसका प्रयोग हम क्वेश्चन में करेंगे। चलिए आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1024 है, इसका हम गुणनखंड कैसे निकालें? 1024 को पहले भाग दीजिए। किससे भाग देना है? देख लीजिए भाग किससे लगेगा। तो लास्ट में 4 है, यानी 4 सम संख्या है, तो हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग दिए, कितना आया? यहां पर लिखना है। देखिए 2 से 10 में भाग देंगे 5 बार में लगेगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 बार में लगेगा, 2 से भाग देंगे 2 बार में लगेगा। फिर नीचे देखिए यहाँ पर 2 है, यानी 2 भाज्य सम संख्या है, तो फिर हम 2 से भाग दे सकते हैं। इस तरह से 2 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा? तो देखिए भाग दीजिए, 2 से 2 बार में जाएगा 4, 1 बचा 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बचा 6 दूनी 12, फिर 2 से लग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे। 2 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 256 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? 128। फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 64। अब फिर आगे हम, मेरे पास आया 64 में हम भाग देंगे
2 से, कितना बार में लगेगा, 2 बार में 32 आ जाएगा। फिर 32 में 2 से भाग देंगे तो 16 आएगा। फिर 16 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। यहां पर 8 आएगा। फिर हम 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर 2 में 2 से भाग दे देंगे, फिर 1 आएगा। यानी 1024 को हम लिख सकते हैं। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 बार इसको लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने इस तरह से। यानी इसको अगर हम थोड़ा छोटा करके लिखने का प्रयास करें 2 पावर 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर केवल 2 था इसीलिए 2 2 आया। 3 से भी भाग लगता 3 से भाग लगने वाला संख्या होगा 3 भी आएगा। 5 से भाग लगने वाला संख्या होगा 5 भी आएगा। 7 से भाग लगने वाला संख्या होगा 7 भी आएगा। इस पर क्वेश्चन है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने डिस्कशंस अर्थमेटिकी नाम का एक बुक लिखे थे। इसमें इन्होंने सबसे पहले ये इसकी व्याख्या की थी। उसके बाद आर्किमिडीज का भी इसमें योगदान है। हमारे न्यूटन साहब का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। पहला उदाहरण है कि संख्या 4 पर विचार कीजिए, जहां 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। मेरा क्वेश्चन है कि आप, क्वेश्चन है 4 पर पावर n पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है यह आप देख लीजिए खुद कि 4 पर पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, और जांच करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 अंक शून्य पर समाप्त होता हो। यानी n का मान अगर हम 1 2 3 4 रखते जाए तो 4 पर पावर जो भी रखे उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में 0 आए। तो देखते हैं इसके बारे में कि 4 के पावर n पर विचार कीजिए। देखिए, किसी संख्या के अंत में अगर 0 है, किसी संख्या के अंत में अगर 0 है, जैसे देखिए 20 एक संख्या है, इसके अंत में 0 है। अगर इसके अंत में 0 है तो देखते हैं इसके अंत में 0 क्यों है। तो 20 का आप पहले फैक्टर निकालिए, यानी 20 का गुणनखंड निकालिए। तो 20 को गुणनखंड करने के लिए हम 2 से देंगे, भाग देंगे 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। यानी 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 5। यहां पर देखिए ये 2 आभाज्य संख्या, 5 भी आभाज्य संख्या। तो 20 को हम 2 और 5 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है। खैर, यहां पर मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं। यहां जो 20 के अंतिम में 0 है वो किसके कारण से है। तो देखिए 0 को बनाने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता होती है। यानी 1 2 और 5 का एक पेयर मिला, इससे मिलकर के एक 0 बना, इसीलिए 20 के अंत में एक 0 है। अब देखिए अगर 100 है तो 100 है तो इसका मतलब 100 है, 100 के लास्ट में 2 0 है। तो पक्का इस 100 में जो है ना 2 और 5 का क्या वो पेयर संभव है, 2 पेयर होगा। 2 और 5 का 2 पेयर इसमें छिपा हुआ होगा। कैसे, जांच कर लेते हैं। देखिए अगर हम 100 का गुणनखंड निकाले तो इसको लिख सकते हैं 2 से भाग देंगे 50, 2 से भाग देंगे 25, 5 से भाग देंगे 5। यानी 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5।
देखिए इस 2 का इस 5 के साथ पेयर, इस 2 का इस 5 के साथ पेयर, यानी 2 गुने 5 इंटू 2 गुने 5 मिल गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये। इससे हम ये समझ में आया हमको कि 2 और 5 अगर होगा तभी किसी के संख्या के लास्ट में 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। अब हम चलते हैं 4 टू दी पावर n पर विचार करने के लिए। देखिए 4 का पावर n है, यहां पर n जो है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 जितना तक गिनते जाएं, यानी गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जहां तक हम गिन सके वो सब प्राकृतिक संख्या है। अब 4 का पावर 1 दीजिए, कितना आएगा 4। 4 का पावर 2 दीजिए, कितना आएगा 16। 4 का पावर 3 दीजिए, कितना आएगा 64। 4 का पावर 4 दीजिए, कितना आएगा 256। इस तरह से हम 4 का पावर बढ़ाते जाएंगे और लास्ट ये भी ऐसे बढ़ते जाएगा। देखिए यहां पर भी 0 नहीं है, यहां पर भी लास्ट में 0 नहीं है, यहां पर भी 0 नहीं है, यहां पर भी 0 नहीं है, और आगे भी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो 0 होने के लिए हमें जो संख्या दिया रहता है उस संख्या में 2 और 5 का पेयर मिलना चाहिए, यानी 2 और 5 दोनों एक साथ मिलना चाहिए। जब हम 4 की बात करते हैं तो 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, यानी 2 पावर 2 उसका पावर n। तो 2 पावर इस 2 को n से गुना कर दीजिए 2n। केवल यहां बेस में आधार में देखिए पावर में 2n है और आधार में केवल 2 है, 5 नहीं है, केवल 2 है 5 नहीं है, इसीलिए 4 का पावर n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। 4 का पावर n 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो। यहां पर केवल 2 शामिल है, इसीलिए उसका अंत 0 पर नहीं होगा। और इस तरह से मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए ले चलता हूं क्वेश्चन पर कि 4 का पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। वही बात है कि 0 पर समाप्त होगी कब, जब 2 और 5 हो। यहां पर केवल 2 है, 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसीलिए कोई संख्या n नहीं है, n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 पर पावर n जो है 0 पर समाप्त होगी। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। दूसरा संख्या है, दूसरा क्वेश्चन है उदाहरण का संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। चलिए मैं आपको कितना है 6 और 20, मेरे पास संख्या है 6 और 20, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल खोजना है हमको। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको हम निकालना सिखाते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे इसको 2 गुने 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको पहले हम कर चुके हैं 2 गुने 2 गुने 5। अब देखिए जब एलसीएम निकालना हो किसका 6 और 20 का, तो इसमें जो है देखेंगे दोनों में कौन कौन संख्या है। संख्या है मेरे पास गुणनखंड, दोनों के गुणनखंड में एक 2 है, फिर 3 है और 5, यानी 3 प्रकार का संख्या मेरे पास है। देखेंगे 2 कितनी बार आया है, तो पहला 6 के गुणनखंड में 2 एक बार है और 20 के गुणनखंड में 2 दो बार है। तो जो संख्या है उसमें देखेंगे अधिक बार कितना बार आया है उसको लेना है, यानी 2 दो बार आया है अधिक में, 2 को 2 बार लेंगे। फिर देखेंगे 3 है,
3 इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें कितनी बार है? एक बार। तो एक बार है तो यही मेरे लिए अधिकतम हुआ, 3 को ले लेंगे। उसके बाद 5 है, 5 इसमें नहीं है, इसमें है। 5 इसमें कितनी बार है? एक बार। तो 5 को भी शामिल कर लेंगे। यानी एलसीएम आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। यानी 6 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 बराबर 60। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करके किसी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। बस है एक संख्या 6 और दूसरा संख्या 20, इसका एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह महत्तम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों का फैक्टर हो। तो 6 का लिखेंगे तो 2 की पावर 1 गुने 3 की पावर 1। 20 का जो होगा उसमें 2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 1। अब देखिए, जब एचसीएफ की बात किया जाएगा, जितना बता रहे हैं उसको कीजिए, उतना ही आपके लिए काफी है बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब एचसीएफ की बात किया जाए तो जो संख्या दोनों में कॉमन होगा केवल उसी को लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो दोनों में देखिए कॉमन कौन संख्या है? इसमें 2 है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 को छोड़ देना है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 को भी छोड़ देना है। यानी हम सिर्फ 2 के बारे में बात सोचेंगे। तो 2 का पावर जो है यहां पर 1 है और यहां पर 2 का पावर 2 है, तो मिनिमम पावर, कम से कम पावर वाले कॉमन संख्या को लेना है। तो यहां पर देखिए 2 का पावर 1 कॉमन है, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 का मतलब हुआ 2। तो एचसीएफ जो है 6 और 20 का कितना हो जाएगा? 2। चलिए आगे आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करें। कितना है? 96 हमारे क्वेश्चन में था 96 और 404। सबसे पहले हम 96 का गुणनखंड निकालेंगे। 96 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। यानी 96 को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 गुने 3। 404 को हम लिखना चाहेंगे, 404 का देखिए गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं। 2 से 202, 2 से 101। अब लगेगा भाग? नहीं लगेगा। तो 404 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुने 101। 404 ही है ना? हाँ 404 ही है। अब जब एलसीएम की बात किया जाएगा तो जो संख्या है वह सब लेंगे। 2 है तो 2 लेंगे, लेकिन अधिकतम पावर वाला। 2 का यहां अधिकतम पावर 5 है, यहां 2 है, हम लेंगे 2 का पावर 5। 3 भी है, 3 को भी ले लेंगे। 101 है, उसके बाद 101 को लेंगे। इसको गुना करेंगे तो 2 पावर 5 होता है 32 गुने 3 गुने 101। देखिए 32 को 3 से गुना करेंगे 96 हो जाएगा। 96 को 101 से गुना कर देंगे। देखिए आप गुना कर लीजिएगा अपने अनुसार, हम यहां गुना कर देते हैं। यानी 9696 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ये मेरा एलसीएम है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। ये हमारा एलसीएम निकल गया। कितना? किसका? 96 और 404 का। फिर हमको एचसीएफ निकालना है उसी क्वेश्चन का, 96 और 404 का। 96 और 404 का। 96 को कितना लिखे थे? 2 पावर 5 गुने 3। 404 को लिखे थे
2 पावर 2 गुने 101। जब एचसीएफ की बात करेंगे तो उसी संख्या को उठाना है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन है 2 यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर और 2 यहां पर, यानी यहां पर 2 का पावर 5 है, यहां पर 2 का पावर 2 है। तो हमको 2 का पावर जो कम होगा उसको लेना है। यहां हो जाएगा 2 का पावर 2 और इस तरह से हमारा एचसीएफ निकल के आएगा 4। मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है। किसी संख्या का एलसीएम, मान लीजिए कोई संख्या ए और बी है, ए और बी का एलसीएम गुने ए और बी का एचसीएफ, ये हमेशा बराबर होता है ए और बी के गुणनफल का। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास दो संख्या है, एक संख्या 12 और एक संख्या 15। 12 और 15 का पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुने 3, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5। इसका एलसीएम आप निकाल के देखिए, 12 और 15 का कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5, 4 तिया 12 पंचे 60। और एचसीएफ निकाल के देखिए 12 और 15 का, 12 और 15 का आप एचसीएफ निकालिएगा तो यहां पर कॉमन केवल 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। तो हम केवल 3 लेंगे, एचसीएफ निकल के आएगा 3। अब देखिए एलसीएम ऑफ 12 और 15 गुने एचसीएफ ऑफ 12 और 15, दोनों को गुना करेंगे तो 60 गुने 3 बराबर 180 होता है। और ए गुने बी यानी दोनों संख्या को गुना करेंगे तो वो भी कितना होता है, 180। इस तरह से किसी संख्या, दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ हो और उस दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ हो, वो दोनों बराबर होता है ए और बी के गुणनफल का। चलिए, मेरा क्वेश्चन था 96 और 404 का, यानी उदाहरण 3 हम लोग बना लिए हैं। अब उदाहरण 4 की ओर चलते हैं। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कितना है, 6, 72 और 120। मेरे पास संख्या है 6, 72 और 120। पहले 6 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 72 को हम पहले 9 गुने 8 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 72 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब। इसको इस ऑर्डर में लिखिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, बाकी गलत नहीं है। 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। फिर हमको लिखना है 120। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 15 8 120, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3। इस तरह से 120 को हम लिखेंगे 2 पावर 3 गुने 5, 8 त्रिक 24 पंचे 120। अब हमें एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120। देखिए कौन कौन संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है। तो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है। 2 का अधिकतम पावर कितना है, 3। तो 2 का अधिकतम पावर 3 लेंगे। उसके बाद 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। 3 का अधिकतम पावर तीनों में कितना है, तो 3 का अधिकतम पावर 2 है, तो 3 को लेंगे। उसके बाद फिर है 5, 5 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। तो हमें एलसीएम निकालने के क्रम में जो भी संख्या तीनों में उपलब्ध है उस सबको लेना है और उसका अधिकतम पावर लेना है। 2 का पावर 3 करेंगे तो 8, 3 का पावर करेंगे तो 9 और 5 गुने 5। देखिए 8 को 5 से गुना करेंगे 40 और 40 को 9 से गुना करेंगे 360। इसका एलसीएम कितना निकल के आया, 6, 72 और 120 का 360। अब देखिए, अब हम 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालेंगे। 6, 72 और 120 का, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, 72 को लिखेंगे
2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 120 को लिखेंगे 120 को लिखेंगे 2 का क्यूब 3 गुने 5 2 का क्यूब इंटू 3 गुने 5। अब एचसीएफ निकालना है किसका किसका 6, 72 और 120। एचसीएफ में वह संख्या लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। हमें सब कॉमन भी लेना है और कॉमन वाले में जो सबसे कम पावर हो, तो 2 का पावर सबसे कम है 1, ये वाला लेंगे। 3 देखिए तीनों में है, 3 यहाँ 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 है। 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। हम जो है सबसे छोटा पावर जो होगा उसको लेंगे, तो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 ले लेंगे। 3 का पावर 1 गुने 2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से एचसीएफ निकल के आया मेरा 6। आप इसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं। देखिए आगे आप चलिए 6, 72 और 120 का हम कर लिए हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर एलसीएम गुने किसी संख्या का दो संख्या का एलसीएम गुने एचसीएफ उसी दो संख्या का गुणनफल के बराबर होता है, संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यह तभी संभव होगा जब संख्या 2 हो। यह तभी संभव होगा जब संख्या 2 हो। यह 3 संख्याओं के लिए गलत हो जाता है, यानी 3 संख्याओं के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। 3 संख्या के लिए क्या एप्लीकेबल है ये हम आपको बताएंगे। हमारा उदाहरण खत्म हो गया। अब हम आगे प्रश्नावली 1.1 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे, 2 से भाग देंगे 70, 2 से भाग देंगे 35, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा। इस तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। दो का पावर 2 गुने 5 गुने 7। इस तरह से 156 है। 156 को हम लिखेंगे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। 156 है, आप इसको साइड में कर लीजिए। 2 से भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। 2 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 1 बचा 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। फिर 3 से भाग देंगे 13 हो जाएगा। यानी 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुने 3 गुने 13। पावर 1 भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन तो जरूरत नहीं होता है, नहीं भी चढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे है 3825। आप इस लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहेंगे तो। देखिए आगे है 3825। देखिए लास्ट में 5 है तो हम 5 से भाग देते हैं। पहले 3 से भी दे सकते थे, 3 से भाग देने के लिए चेक करना पड़ेगा। देखिए 8 3 11 2 13, 5 18, यानी 3 से लग जाएगा। अब 3 से भाग दीजिए, 5 से भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से भाग दीजिए, 3 का 3 8 उतरेगा,
3 दूनी 6, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 7 तिया 21, 5 तिया 15। फिर जो है 7 5 12, 2 14, 1 15, फिर 3 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 5 तिया 15। देखिए 4 2 6 5 11, अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से भाग देंगे, 8 पंचे 40 और 5 25, फिर 5 से भाग देंगे, हो जाएगा 17। यानी 156 को हम लिख सकते हैं, 2 तो इसमें है नहीं, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। इस तरह से 38 25 को हम लिख दिए। आगे कितना है, 505, 5005। देखिए अगला क्वेश्चन है 5005। इसको करने के लिए हम पहले 5 से भाग देंगे। देखिए एक बार में, 00 एक बार में, 28 7 से लग जाएगा, 7 इका 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 हो जाएगा, 7 तिया 21। अब किससे लगेगा, अब मुझे लगता है किसी से नहीं लगेगा, क्योंकि ये 173 एक अभाज्य संख्या है। देखिए 13 से नहीं लगेगा, 17 से नहीं लगेगा, 19 से नहीं लगेगा, 23 से नहीं लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5005 को 5 गुने 7 गुने 173। ठीक है, यही है मेरा क्वेश्चन। हाँ 173 चेक कर लीजिएगा, अगर 173 में भाग लगता हो, इसे नहीं लगता है। अब है आगे 74 29। 17 से भाग दीजिए, 17 तिया 17 चौके 68, 2 और 4 6, 62 बचा, 17 तिया 51, 11 बचा 19, 17 सते 119, लग गया भाग 17 से। इसीलिए आपको चेक करना होगा, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से, आगे इतना ही में काम चल जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब फिर देखिए 437 बच गया, 7 3 10 4 14, नहीं लगेगा, किससे लगेगा फिर, तो 17 दूनी 34। अब देखिए 17 से नहीं लग रहा है, 19 से भाग लगेगा, 19 से भाग दीजिए, 19 दूनी 38, 5 19 तिया 57 23। यानी 74 29 को हम लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23। इस तरह से आपको भाग देकर के चेक करना है कि किससे भाग लग रहा है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन मैंने कर लिया, दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एस बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। यहां पर पहला क्वेश्चन है 26 और 91। देखिए 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 13 लिख सकते हैं। फिर 91 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7 गुने 13 लिख सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का, तो इसमें 2 लेना है, 7 लेना है, 13 लेना है। गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुना कीजिए। देखिए 14 गुने 13, 14 को 13 से गुना करेंगे, 13 चौके 52 हासिल 5, 13 इकाई 13 और 5 18, 182 इसका एलसीएम आएगा। अब हम एचसीएफ निकालते हैं इसका। देखिए 26 एचसीएफ कितना हो जाएगा, किसका निकालना है, 26 और 91 का। तो एचसीएफ में हम वो संख्या लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 13। एचसीएफ हो जाएगा केवल 13। अब देखिए जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, एलसीएम आया 182, एचसीएफ आया 13। मेरे पास एलसीएम निकल करके आया है 182 और एचसीएफ निकल करके आया है
13। अब देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ कीजिए, यहां पर लिखेंगे जांच। एलसीएम गुने एचसीएफ जब हम करेंगे तो ये आएगा 182 गुने 13, भाग गुना कीजिए, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, हासिल कितना बचा 2, 13 8 104, 104 और 2 2 106, 106 6 हासिल बचा 10, 13 1 13 और 10 23, यानी 23 66 आना चाहिए। दोनों नंबर को आप गुना करके देखिए, दोनों नंबर मेरे पास कितना था 26 और 91। देखिए ए गुने बी करेंगे तो 26 गुने 91 करेंगे, क्या इतना आ रहा है? 26 गुने 91 करने के लिए आप इसको कर लीजिए 13 गुने 2 गुने 91। 91 को पहले 2 से गुना कर लीजिए, 2 इकाई 2 9 दूनी 18, 182 गुने 13। देखिए 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106, 106 6 हासिल 10, 13 को 1 से गुना करेंगे 13 और 10 23, 23 66 हो गया जांच कि हाँ दो संख्या का एलसीएम 182 13 है, उसका गुणनफल 23 66 आया, और दोनों संख्या का जब हम गुना किए तो उसका भी 23 66 आया। इस तरह से हमारा जांच सही है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का। 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और चेक भी करना है। 510 में पहले 3 से दे देंगे 17 बार में, 17 तिया 51 170, फिर 2 से देंगे तो 8 दूनी 16, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, फिर 5 से देंगे 17 बार में, यानी 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, फिर 92 है। 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे कितना 46 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 23 हो जाएगा, 2 पावर 2 गुने 23। अब देखिए जब एलसीएम की बात किया जाएगा तो एलसीएम 510 और 92 का कितना आएगा, एलसीएम में जो संख्या सम में है उस सबको लेना है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, अधिक पावर वाला लेना है तो 2 का पावर 2, 3 यहाँ है 3 यहाँ नहीं है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 17 भी लेना है और 23 भी लेना है। इसको गुना करना पड़ेगा, कैसे गुना करें, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को 5 से गुना करेंगे 60, यानी ये हो जाएगा 60 गुने 17 को 23 से गुना कर लीजिए, 17 तिया 51 हासिल 5, 51 के 1 हासिल 5, 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब 39 को हम इससे गुना करेंगे, 6 से गुना कर दीजिए, 6 इकाई 6, 9 छाक 54 का 4 हासिल 5, 6 त्रिक 18 और 5 23, इतना इसका एलसीएम आ जाएगा 23 460। अब देखिए अब हमें 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है। 510 को हम क्या लिखे थे, 2 3 5 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, फिर 92 को क्या लिखे थे, 2 का स्क्वायर इंटू 23। जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ इसका हो जाएगा जो दोनों में कॉमन संख्या हो, दोनों में कॉमन संख्या केवल 2 है और 2 का पावर सबसे मिनिमम लेना है, 2 का पावर जो मिनिमम होगा वो 1 है, यानी एचसीएफ 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एलसीएम आ गया 23 460 और एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम 23
460 और HCF बराबर 2। अब हम जांच करेंगे। देखिए, जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें LCM गुने HCF करना होगा। LCM गुने HCF, तो LCM 23,460 गुने HCF 2, गुना कीजिए, 0 को 2 से गुना करेंगे 2, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920 आया। अब हम संख्या का गुणनफल करके देखेंगे, तो 510 गुने 92, हम लोग 510 को 92 से गुना करेंगे। देखिए, 2 को 0 टाइम में 0, 2 इकाई 2, 5 दूनी 10, 9 को 0 से 9 इकाई 9, 9 पचे 45, 1 46, 9 इकाई 9 और 9 पचे 45, सॉरी यहाँ 45 ही होगा, 0, 2 इकाई 2, 5 दूनी 10। देखिए, फिर 9 0 9, 9 इकाई 9 और 9 पचे 45, जोड़िए, 0 2 9 5 1 6, 46,920। देखिए, इतना ही आया, यानी 46,920। इस तरह से LCM गुने HCF बराबर A गुने B आता है। जांच हो गया। बस इसी तरह से हमको आगे काम करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा है, 336 और 54। इसको भी हम बनाते हैं। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम अपने हाथों से करके देंगे, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। देखिए, 336 और 54, 336 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 इकाई 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से देंगे 8 दूनी 16 4, 2 से देंगे 42 बार में, 2 से देंगे 21 बार में, 2 से फिर लगाएंगे, 3 से लगा देंगे 7 बार में, यानी 336 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 पावर 4 गुने 3 गुने 7, और फिर 54 है, 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 27, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। जब हम LCM निकालेंगे, कितना, 2 का पावर 4 अधिक बार वाला लेना होगा, 3 का पावर 3 और 7, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है, गुने 7। पहले 27 और 7 को गुना कर लीजिए, फिर 16 को गुना कर देंगे उसे, क्यों, क्योंकि 16 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं। या 16 को पहले 27 से गुना कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। देखिए, 16 को गुना करेंगे तो 16 सते 112, 112 2 हासिल 11, 16 दूनी 32 और 32 11 कितना हो जाएगा, 43। 432 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 तिया 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30, 30 24 इसका आएगा। HCF की जब हम बात करेंगे, HCF निकालने के लिए हमें दोनों में कॉमन संख्या खोजना पड़ेगा। दोनों में कॉमन 2 है और 3 है। इस कॉमन में से इस कॉमन वाला में से हम लेंगे सबसे कम पावर का। यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 लेंगे। यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 है, केवल 3 लेंगे। HCF हो जाएगा 6। अब हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास LCM कितना निकल के आया था, देखिए LCM आया था 30 24, LCM आया था 30 24 और HCF कितना आया था, HCF आया था 6। तो 30 24 और 6 दोनों को गुना कीजिए तो LCM गुने HCF, 30 24 गुने 6 करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2
14, 6 0 0, 14 हासिल 1 जुड़ जाएगा और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 144, 18 144 आया। अब दोनों संख्या को गुना करके देखिए 18 144 आता है। दोनों संख्या कितना था? 326, 336 और 54, 336 और 54 को गुना कीजिए, 336 और 54, तो 336 को 54 से गुना कर लीजिए आप ऐसे करके। 4 को गुना करेंगे, 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, फिर 5 से गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16। देखिए 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 1, 18 144, यहाँ और यहाँ दोनों समान, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18 144। इस तरह से हमारा जांच पूरा हो गया। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में भी बनाना है, पूरा नंबर मिलेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ है 12, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 गुने 3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। और 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 7। तो देखिए एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए तीनों में जो संख्या होगा उसका अधिकतम पावर 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर एक ही बार है 3, 5 गुने 7, 4 4 तिया 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छके 42, 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ जब निकालेंगे तो तीनों में जो कॉमन संख्या होगा, देखिए तीनों में कॉमन संख्या केवल 3 है और उसमें भी एक पावर, तो तीनों में 3 संख्या है, एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। इस तरह से अगला है 17 गुने 23 गुने 29, सॉरी 17 23 और 29। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 29। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, इस तीनों संख्या का कोई तीनों संख्या खुद अभाज्य है, तो जब तीनों संख्या अभाज्य है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। इसको हमें गुना करना पड़ेगा, आप गुना कर लीजिए, देखिएगा गुना करके। हम गुना कर देते हैं, 29 तिया 87 7 हासिल 8, 29 दूनी 58, 58 8 कितना हो जाएगा? 64, 58 8 66, 66 और फिर 17 से गुना करना पड़ेगा। 17 सते 119 हासिल 9, 119 के 9 हासिल 11, 17 छके 102, 102 और 11 कितना हो जाएगा? 113, 3 हासिल 11, फिर 17 छके 102 और 11 113। इस तरह से 11 33 9 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब हम एचसीएफ निकालने की बात करेंगे तो एचसीएफ में जो है तीनों में कॉमन क्या है? तो 17 गुने 1, इसका 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुने 1। देखिए 17 को लिख सकते हैं 17 गुने 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुने 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुने 1। तीनों में कॉमन एक ही चीज है, सिर्फ एक, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ 1 हो जाएगा। यानी वह संख्या जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो एक के अलावा, उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन 8 9 और 25 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। 8 9 और 25, 8 9 और 25। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2।
9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। तो जब एलसीएम निकालने की बात आएगी तो 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा और 5 भी लेना पड़ेगा। तो 8 गुने 9 गुने 25, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 25 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, और 200 को 9 से गुना करेंगे तो 1800। इस तरह से एलसीएम 1800 निकल करके आएगा। एचसीएफ क्या निकल करके आएगा, देखिए तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 1। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम आगे आपको पढ़ाते रहेंगे। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सीएस ऑनलाइन एकेडमी के माध्यम से आपको सारे चैप्टर का 100% कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके किताब से छोड़ा नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चन का परीक्षा से पहले संपूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा। देखिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब आगे चलेंगे 4 पर। देखिए एलसीएम ऑफ इतना बराबर 9 दिया हुआ है। एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम आपको निकालना है। देखिए मेरे पास जो संख्या है वो 306 है और 657 है। इसका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9। और हमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, एलसीएम। देखिए ध्यान से, हम जान चुके हैं कि किसी दो संख्या का एलसीएम उसी दो संख्या का एचसीएफ के गुणनफल जो है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी एलसीएम गुने उसी संख्या का एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, 9। उस संख्या को गुना करेंगे तो संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। 306 गुने 657 के बराबर हो जाएगा। यहां से हम एलसीएम को यहीं रहने देते हैं, एचसीएफ 9 जो है उसको उधर ले चलते हैं। 306 गुने 657 बट्टा में 9। देखिए 9 से भाग देंगे, किसमें भाग लगेगा, इसमें भाग लगेगा, भाग दीजिए। 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौके 36, यानी 34 को इससे गुना करना पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए। 34 को 657 से गुना करेंगे तो 2 गुने 17 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 17 का पहाड़ा हमको आता है। अब देखिए 2 से इसको गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 6 दूनी 12, 1 13, 1314 को 17 से गुना कीजिए। 17 चौके 68 का 8 हासिल 6, 17 1 17, 6 7 6 13, 23 का 3 हासिल 2, 17 तिया 51, 2 53 हासिल 5, 17 1 17, 5 22, 22 33 8 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से चौथा क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा 22 33 8। देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए संख्या है 6 का पावर n, हम इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। इस तरह से 2 गुने 3 लिखेंगे तो देखिए 2 गुने 3 का पावर n हो जाएगा। अब हम यहां लिखेंगे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि हम जानते हैं कि कोई संख्या तभी 0 पर समाप्त हो सकता है अपने किसी पावर n के लिए, किसी घात n के लिए जब उसके
गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो। 2 और 5 दोनों शामिल हो। यहां 6 के गुणनखंड में केवल 2 और 3 हैं, 5 नहीं। इसीलिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। आपको नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद पकड़ में आ जाएगा कि हमें कैसे लिखना है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये बात आप लिख सकते हैं आसानी से। देखिए 5वां क्वेश्चन हो गया। देखिए आगे है 6ठा क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 का पावर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या, कोई भी संख्या भाज्य संख्या तब होगा जब हम उसको क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी कोई भाज्य संख्या अगर है तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि हम उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखते हैं दी गई संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे देखिए मेरे पास संख्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? देखिए 13 यहां है, 13 यहां है। हम 13 को बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर क्या बचा? 7 गुने 11 गुने 1, यहां पर 1। अब देखिए 13 इंटू 11 को 7 से गुना करेंगे 77, 77 को 1 से गुना करेंगे 77, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 78। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 13, 78 को फिर लिख सकते हैं 13 गुने 6, 6 को फिर हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। यानी कहने का मतलब है हम जो दी गई संख्या है उसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13। देखिए ये आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या, ये भी आभाज्य संख्या। यानी हम इस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तो ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या। किसके अनुसार? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो इस तरह से हम दी गई संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं।
इसीलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। बस इतना करना है और हमें पूरा का पूरा नंबर लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 7 से 1 तक प्लस 5 में। दूसरा क्वेश्चन इसी है में है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। एक बार देख लीजिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिए इसको पहले गुना करना पड़ेगा। इसमें हम 5 बाहर निकाल सकते हैं। चलिए 5 बाहर निकाल लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। देखिए 5 गुने, अब इसको गुना करना पड़ेगा। 7 को 6 से गुना करेंगे 42, फिर 4 तिया 12 दूनी 24, तो 12 गुने 2 ही रहने दीजिए प्लस 1, यानी 42 को 2 से गुना कर दीजिए 84 गुने 12 प्लस 1। 84 को गुना कीजिए तो 12 चौके 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 8 96 और 4 कितना 100, 108 प्लस 1। 5 गुने 1009, सॉरी 108 नहीं 1008 है 1009। देख लीजिएगा आगे किससे भाग लग रहा है भाग। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख पा रहे हैं, और इसको लिख पा रहे हैं इसीलिए ये संख्या क्या है भाज्य संख्या है। अब आगे देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। देखिए एक वृत्ताकार मार्ग है, इस पर मान लीजिए इस पॉइंट को ए मान लीजिए। ए से सोनिया भी इसी दिशा में और रवि भी इसी दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। कितना देर बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए कितने समय बाद वो प्रारंभिक पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक चक्कर देखिए ये है मान लीजिए सोनिया, ये है रवि। सोनिया एक चक्कर कितना देर में लगाता है 18 मिनट में। फिर अगला चक्कर पूरा कितना देर में लगाएगा फिर 18, यानी दूसरा चक्कर लगाने में इसको कितना लग जाएगा 36 मिनट। तीसरा चक्कर लगाने में 3 चक्कर लगाने में 54 मिनट। पहला चक्कर में 18, अगर दूसरा चक्कर पूरा करता है 36 मिनट लगेगा, तीसरा चक्कर पूरा करता है तो 54 मिनट लगेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। रवि पहला एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, दूसरा चक्कर लगाएगा 24 मिनट में, और तीसरा चक्कर लगाएगा 36 मिनट में, और चौथा चक्कर लगाएगा 48 मिनट में। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए 36 मिनट में सोनिया कितना चक्कर 2 चक्कर, यानी एक बार सोनिया यहां से घूम के यहां आएगी, पुनः सोनिया यहां से घूम के यहां आएगी। तब तक रवि क्या करेगा, तब तक रवि 3 चक्कर जब तक सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तब तक रवि कितना देर लगाएगा 3 बार घूम जाएगा। रवि कितना बार घूम जाएगा 3 बार, यानी रवि 3 बार घूमेगा 36 मिनट में, और सोनिया 2 बार घूमेगा 36 मिनट में। 2 बार घूम के सोनिया जब यहां पर रहेगा तो रवि 3 बार घूम के यहां पर रहेगा। इस प्रकार से
टोटल कितना देर में लगा लेगा, दोनों एक साथ मिल जाएगा, तो 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिल जाएगा। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, आपको बनाने के लिए क्या करना है, जितना दिया है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। तो 12 और 18 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 का पावर 2 गुने 3, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 का स्क्वायर। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 18, 2 का स्क्वायर लेंगे और 3 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। इस 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगा के बैठी होगी और रवि तब तक 3 चक्कर लगा के उसके पास मिल जाएगा। इस तरह से आपका एनसीईआरटी का 1.1 का एग्जाम्पल और ये प्रश्नावली दोनों मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया हूं। आशा करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।